एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है क्योंकि एक इंजीनियर का सपना होता है कि यार सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए और आपकी तो इतनी अच्छी रैंक आई यार 56 हाँ रैंक सर, आई। हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। लग रहा है कोई बर्डन हट गया है सर इस पर से। थोड़ा टीडियस रहा है और स्ट्रगल रहा है। गेट वगैरह भी दिया हूँ। मेरे दोस्तों, इस पॉडकास्ट से पहली कहानी आपको ये सीखना चाहिए कि अगर आपके पास वीकनेस है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास वीकनेस क्या है। जैसे अभी गौरव ने बताया कि मेरे पास ये चीजें थी, मुझे ये करना कम पसंद था, लेकिन तब भी इनको आती थी चीजें, तभी भाई। रीजनिंग तो मैं रीजनिंग का प्लेलिस्ट खोल देता था। यही अड्डा 24/7 पे ही खोल देता था। और क्वेश्चन सर थ्योरी थोड़ा पढ़ाते थे और उसके बाद मैं थ्योरी सुन लेता था। उसके बाद सर क्वेश्चन देते थे तो पॉज करके सॉल्व करता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सब लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर आज मेरे साथ हैं आनंद, जिन्होंने एसएससी जेई 2024 के अंदर 56 रैंक पाए हुए हैं। इनकी किस तरीके की जर्नी थी, कैसे इन्होंने मेहनत किया, इनके लाइफ में क्या क्या इस जर्नी के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट था, और आप सब लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट था, इनका टाइम टेबल क्या था, और जब इनसे क्वेश्चन नहीं होते थे तो किस तरीके से उसको हैंडल करते थे। तो सारे पॉइंट्स यहां पर मैं रखने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन गौरव आनंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम भाई। तो यार, कैसा फील कर रहे हो अब आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। लग रहा है कोई बर्डन हट गया है सर इस पर से। मैं गौरव ये कह रहा था कि जैसे सिलेक्शन हो जाने के बाद हमारे दिमाग से एक बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज हो जाता है, हाँ क्या सर। ऐसा ही फील हो रहा है? हाँ सर, प्रेशर लग रहा है कि बहुत बड़ा बर्डन हट गया है। और फैमिली वालों लोग को भी देख के खुशी हो रहा है कि फैमिली वालों को भी लग रहा है कि उनको अच्छा, भी क्या बहुत बड़ा। रिएक्शन था घर में सबसे पहले मम्मी पापा का आपके आफ्टर सिलेक्शन? रिजल्ट तो मेरे पापा ही मेरे को बोले कि जैसे डेली तो मैं वेट करता था रिजल्ट का। लेकिन उस हम्म। दिन सरस्वती पूजा था और तो इधर उधर दिमाग था तो मैं वेट भी नहीं कर रहा था। लेकिन पापा खुद बोले कि आ गया रिजल्ट। और पूरा खुश थे पापा कि आ गया रिजल्ट, देखो तुम वो हम्म। श्योर ही थे कि हो जाएगा, अच्छा ही मिलेगा। फिर देखे तो अच्छा ही था। फिर मम्मी को बताया हम जाके। मम्मी भी बहुत खुश, मेरी बहन खुश, मेरे दादा दादी भी खुश, सब कोई अरे खुश। वाह, एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है क्योंकि एक इंजीनियर का सपना होता है कि यार सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए और आपकी तो इतनी अच्छी रैंक आई यार 56 हाँ रैंक सर, आई। हाँ सर। अच्छा, मैं एक चीज ऐसे मानता हूँ, जैसे मेरी जब आपका रिजल्ट आया, मेरी आपसे बात हुई तो आपके हम्म, यहाँ सरस्वती पूजा भी बैठी थी, हाँ 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 ठीक सर। ना? मुझे ऐसा लगता है कि माता रानी की आप पर कृपा हो गई और हाँ सर। सिलेक्शन हो गया। और हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं मेहनत भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा चलिए, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। आपकी जर्नी कैसी थी? सर, जर्नी मेरी बहुत टीडियस ही थी बोलूंगा। स्ट्रगल था सर थोड़ा। क्योंकि ओके। हाँ, क्योंकि ये 2019 का मैं ये हूँ, पास आउट हूँ। उसके बाद बीटेक, उसके बाद एमटेक भी किया है मैंने एनआईटी पटना से 2022 में। और एसएससी जेई ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था सर। ओके। तो थोड़ा टीडियस रहा है और स्ट्रगल रहा है। गेट वगैरह भी दिया हूँ। और लेकिन ये है कि एसएससी जेई इस बार अच्छा हो गया तो लग रहा है कि हाँ ठीक है। ऐसा स्ट्रगल तो पार्ट है सर। एकदम, उसमें एक स्ट्रगल तो पार्ट है। अगर स्ट्रगल ना होता तो आज आप बैठे ना होते मेरे सामने। हाँ सर, हाँ सर। तो स्ट्रगल तो होता ही है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जैसे पूछूं, तो आपके प्री में कितने नंबर थे? सर प्री में 148। 148। क्या आपको याद है कि आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कितने मार्क्स थे और किस तरीके से आपने तैयारी किया था? जो क्योंकि सर अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप एक बार उनको ये संदेश बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने तैयारी किया है, शायद उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। हाँ सर। तो मेरे जीएस पार्ट में रीजनिंग में 48 मार्क्स थे। वाह। जीएस में 33। और जीएस में 33? हाँ। बहुत अच्छे थे। हाँ सर। और इसमें टेक्निकल में पहले तो 61 था और फिर नॉर्मलाइज होके 65 हो गया था। ओके, 65 टेक्निकल में। तो हाँ। फिर मेंस में तो यार आपने बहुत मेहनत किया। हाँ सर, मेंस में तो मेरे से कुछ सिली मिस्टेक्स भी हो गए थे। तो यही है कि जो सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन में गए थे वो हम्म। सब में मेरे को मार्क्स, एक भी मार्क्स मिला ही नहीं था। और ओके। मेरे जो जितने मैंने अटेम्प्ट किए थे वो लगभग सही थे ज्यादा।
आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे थे प्री और मेंस को अगर मिला दिया जाए? 354। ओके। और फिर इसके बाद नॉर्मलाइजेशन और जो गलत थे उसके माध्यम से नंबर बढ़े। तो हाँ बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अभी किस तरीके से वो हैंडल करें कि उनका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपके रीजनिंग में 48 मार्क्स थे और हाँ जीएस में 33 होने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हाँ तो सर। आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था, बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। सर ये दोनों जीएस पार्ट तो मेरा पूरा यूट्यूब बेस्ड था। ओके। मतलब टोटल यूट्यूब पे ही देखता था। ये सर अड्डा 24/7 पे ही तो रीजनिंग देखा हूँ बहुत सारा। और हम्म। जीएस भी यहीं पे देखा हूँ। और एसएससी परमार चैनल है, एसएससी हाँ परमार, हर्ष दहिया सर बताए थे। हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो उस पे था। तो ऐसा था मेरा कि जीएस में एकदम मतलब रिजिड नहीं था, फ्लेक्सिबल था। कभी इधर से देखता था, कभी उधर से देखता था, लेकिन टॉपिक सारा कवर कर लेता था। और डेली में बस 2 घंटे देता था जीएस को। उसमें जो करना है, जितना इधर उधर जाना है देखो, यूट्यूब पे फ्री जो भी देखना है देखो, लेकिन 2 घंटा दो। उससे होता था सर कि एक ही चीज बार बार आ जाता था। आप यहाँ से देखें वही दूसरे जगह से देखेंगे तो फिर पूरा वो ये हो जाता था। अच्छा, एक रीजनिंग। बेस चैनल एक बेस चैनल पकड़ के और उसके आसपास 3-4 चैनल पकड़ के करना होता बिल्कुल, इधर उधर भागना भी नहीं है, एक बेस चैनल पकड़ो जो आपको अच्छा लग रहा है, है। उस हाँ पे आप टारगेटेड लग जाओ। हाँ अच्छा, सर। रीजनिंग के लिए आपने कैसे प्रैक्टिस किया था सर? तो रीजनिंग तो मैं मतलब रीजनिंग का प्लेलिस्ट खोल देता था। यही अड्डा 24/7 पे ही खोल देता था। और क्वेश्चन सर थ्योरी थोड़ा पढ़ाते थे, और हम्म। उसके बाद मैं थ्योरी सुन लेता था। उसके बाद सर क्वेश्चन देते थे तो पॉज करके सॉल्व करता था। नहीं ओके। होता था तो सॉल्यूशन सर बताते थे, तो देख लेता था कैसे हुआ है। फिर ऐसे ही कर करके, और जिस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मेरे से रीजनिंग के नहीं बन रहे हैं, उस क्वेश्चन पे ही फोकस ज्यादा करता था। तो जिस टाइप का, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इजीली बन जाते हैं, तो उन पे उतना दिमाग नहीं लगाता था कि थ्योरी उसका फिर पढूं। लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं जो जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, और भी चेयर चेयर वगैरह क्वेश्चन, सिटिंग हाँ अरेंजमेंट। बिल्कुल, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। हाँ, तो जो विदाउट कुछ, प्रैक्टिस तो पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, तो वही जो हार्ड है उस पे ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज ये बताइए, टेक्निकल को आप कैसे मैनेज किए थे, क्योंकि टेक्निकल में 12-13 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर मेरा तो ऐसे तो सॉइल मैकेनिक्स, गेट वगैरह के लिए पढ़ता था तो सॉइल हाँ हाँ। मैकेनिक्स अच्छा लगता था। तो हम्म। सॉइल ही मेरा फेवरेट है, एसएससी में भी सॉइल ही फेवरेट है मेरा। ओके। लेकिन तो अच्छा, आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा था अगर मैं बात करूं तो? सर वीक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मतलब मुझे मन नहीं लगता था पढ़ने में स्टील। अच्छा, ओके। स्टील का वेटेज भी थोड़ा सा कम होता है। हाँ सर, वही। और प्लस एस्टिमेशन भी मेरे को मन नहीं लगता था पढ़ने में, ये दो नहीं, तीन सब्जेक्ट एस्टिमेशन तो था। इम्पोर्टेंट है, हाँ। हाँ इम्पोर्टेंट तो है, वही इम्पोर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ये सब। हाँ बिल्कुल। लेकिन होता है एक मन नहीं लगना, वही मन नहीं लगता था सर। बिल्कुल मेरे दोस्तों, इस पॉडकास्ट से पहली कहानी आपको ये सीखना चाहिए कि अगर आपके पास वीकनेस है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास वीकनेस क्या है। जैसे अभी गौरव ने बताया कि मेरे पास ये चीजें थी, मुझे ये करना कम पसंद था, लेकिन तब भी इनको आती थी चीजें, तभी भाई सिलेक्शन हुआ होगा। तो आप लोग भी सबसे पहले अपनी वीकनेस को जानो, उस पर काम करो, समझ गए ना, और उसको स्ट्रेंथ अपनी बनाओ। अब आप मेंस के लिए क्या स्पेशल किए थे? सर मेंस के लिए क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज दिया था। और जो सब्जेक्ट मेरा वीक था बस वही किया मैं मेजरली। जैसे रेलवे, मेरा रेलवे पढ़ा हुआ था लेकिन भूल जाता था बार बार वो हम्म। आता नहीं था, तो उसको पढ़ा अलग से। फिर जो सब्जेक्ट मतलब वीक था, जैसे स्टील बताया, स्टील पे फोकस किया। फिर और जो अच्छे हैं उनको उनको पीवाईक्यू बस देख लिया 1-2 बार। और एक यूथ यूथ की, सर ये यूथ की फिंगरप्रिंट आती है, वो बुक सॉल्व किया था। ओके। अच्छा, तो टेस्ट सीरीज आपने बोला, टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए? सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। मतलब एक पाथ ही है वो टेस्ट सीरीज की, कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा आया है। तो सारा टेस्ट सीरीज तो मतलब उसी उसी टाइप डिजाइन ही होता है। तो टेस्ट सीरीज तो मेरे ख्याल से मिस नहीं करना चाहिए। भले आपसे नहीं ज्यादा दिया जा रहा है तो कुछ दीजिए, जितना हो सके उतना दीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज टेस्ट देना। सीरीज करने के पहले मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है? यस सर, कॉन्सेप्ट तो सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन। तो हम्म। कॉन्सेप्ट के बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक चीज आप कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे तो आपको 6 महीना लग जाएगा, और कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो वही चीज समझने में आपको आधा घंटा लगेगा। तो बहुत डिफरेंस है सर। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो करते क्या है
कि भाई वो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और इस टेस्ट सीरीज जब करते हैं ना, तो आंसर खोल लेते हैं, आंसर देखते रहते हैं और आंसर टिक करते रहते हैं। उनको इस बात का भ्रम हो जाता है कि मुझे सारे चीजें आ रही हैं, लेकिन यस जब वही एग्जाम में जाते हैं, नई चीजें मिल जाती है, तो फंस जाते हैं। यस। इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए, फिर इसके बाद एमसीक्यू लगाने के बाद टेस्ट सीरीज में कूदिए। अभी जैसे बता दूं कि 2025 के लिए अभी आपके पास 6 से 7 महीने टाइम है। अगर अभी से भी आप लग जाएंगे ना, एक बेहतरीन टाइम है आपके पास, और उसको आप क्रैक कर सकते हैं। टाइम टेबल क्या था सर गौरव आपका? सर मेरा टाइम टेबल था कि मैं 11-12 बजे लाइब्रेरी जाता था। दिन में? हाँ, दिन में। हम्म। दिन में 11-12 बजे जाता था, और वही 12 से लेके शाम के पहले तो बीच में लंच कर लिया 2-3 बजे, तो वही लेक्चर्स देखता था, और बीच में लंच कर लिया, फिर आया, तुरंत आ जाता था। और शाम को 5 बजे तक लेक्चर्स देखता था, और 5 से 6 तक पीडीएफ वगैरह पढ़ा। और पीडीएफ पढ़ने के बाद उसके बाद 1 घंटे आपका ये मतलब टेस्ट वगैरह दे दिया, जो भी क्वेश्चंस है नए वो देख लिया। और फिर जीएस को 2-3 घंटे दे के रात को 10-12 बजे सो जाता था। Okay. और सुबह उठता था मैं, तो मतलब ब्रश व्रश करते टाइम करंट अफेयर्स ये सब देख लेता था, तो उससे भी बहुत बर्डन ठीक होता है सबकी। तो इस दौरान कई बार आप डिमोटिवेट भी हुए होंगे, तो यस। उसको आप कैसे हैंडल किए थे? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, 10 दिन पढ़े फिर इसके बाद नहीं पढ़ते हैं। तो आप कैसे, जब डिमोटिवेट हो जाते थे, तो कैसे आपको कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? हाँ सर, इसका है कि एक तो है कि मान लीजिए आप बहुत लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, तो खुद खुद से एक मोटिवेशन आता है कि सर बिल्कुल। कुछ करना है, इस बार मौका है, इतना सीट है। और सर एक तो इस बार अच्छा हुआ, मोटिवेशन आ गया, जब सीट बढ़ा तो और मोटिवेशन आ गया। हम्म। और उसके बाद बीच में मेरे मन में था इस बार कि निकाल ही लेना है। और मैं रहता था अपनी बहन के साथ, तैयारी करता था, तो उससे बात करता था बीच बीच में। वो भी मतलब पीजी वगैरह का, डॉक्टर का तैयारी करती है, तो ओके ओके। नीट पीजी का, तो उसका भी हो गया सर साथ ही में। तो अरे वाह, बधाई हो। सर उसी के साथ बात वगैरह करता था कि उसका भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था। तो हम्म। मतलब डिमोटिवेट होता था तो मेनली अपनी बहन से ही बात करता था। इधर उधर घूमने तो नहीं गया हूँ, क्योंकि घर से दूर था, और कहीं घूमने मन भी नहीं लगता था सर, जब रिजल्ट नहीं आया तो मन भी नहीं लगता है, तो बिल्कुल यही सही है। बात है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए, रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है। आप आज गौरव सर, क्योंकि अब सर ही हो जाएंगे भाई सिलेक्शन के बाद आप सब लोगों के लिए, तो गौरव सर से आप ये जरूर सीख सकते हैं कि लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा, इसके बाद भी आपको पढ़ते रहना है। डिमोटिवेशन आएगा, हमको रुकना नहीं है। बहुत लोग डिमोटिवेट होते हैं, तो भाई वो कहीं ना कहीं मूवी देखने चले गए, ये कर लिए, वो आपका हर्डल होगा कि आप कैसे उसको पार करते हैं। लेकिन उस डिमोटिवेशन से मोटिवेशन जाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अच्छा, कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट है? सर सबसे सबसे ज्यादा है सर, मतलब आपका कॉन्सेप्ट भी तभी बिल्ड होगा अगर आप कंसिस्टेंट है, क्योंकि आप एक चीज पढ़े हैं, कंसिस्टेंट नहीं है तो वो भूल ही जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं होगा सर। अगर आप 7 दिन नहीं पढ़ते हैं, आप 5 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, फिर आप 5 में से 3 दिन का पढ़ाई ही लॉस कर देंगे, तो फिर हम्म। पढ़ने का फायदा ही नहीं हुआ कुछ। तो पढ़ने का फायदा तभी होगा जब आप 7 दिन पढ़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा तो 2-3 वीक में 1 दिन छूट सकता है, लेकिन हाँ। आप लेकिन आप उससे ज्यादा छोड़िएगा तो आपका पढ़ा हुआ खुद लॉस हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप नहीं पढ़िए जब आप कंसिस्टेंट नहीं है तो, क्योंकि खुद बिल्कुल। मिस हो जाएगा। रिवीजन के लिए आपके क्या थॉट हैं कि रिवीजन बच्चों को किस तरीके से करना चाहिए? तो रिवीजन यही है कि जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो जो जो चीज हार्ड लग रहा है, जो लग रहा है कि मेरे से नहीं ग्रास्प हो रहा है, तो वो अगर आप समझ ले रहे हैं और उसके बाद उस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए। और केवल हार्ड हार्ड चीज जो आपसे मुश्किल से हो रहा है वो सबको अंडरलाइन कर लीजिए। और रिवीजन के टाइम वो सब चीज पे ही फोकस करना है, तो धीरे धीरे वो सब चीज भी आसान हो जाएगा। तो रिवीजन ऐसे ही शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, आप उतना ही पढ़ रहे हैं जितना जितना का काम है, जितना आपका वीकनेस है। अच्छा, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने मम्मी पापा को कुछ लाइनें बोलना चाहते हैं, उनका कितना योगदान रहा? सर मम्मी पापा आप खुद सोचिए सर, 5 साल से लगे थे, तो स्ट्रगल में अगर मम्मी पापा नहीं रहे साथ में, अगर वो लोग पेशेंस नहीं दिखाए,
तो सर मान लीजिए कि बहुत बहुत लोग का होता है कि प्राइवेट जॉब कर लो ये सब। बिल्कुल तो सही बात हम है। लोग, यस सर, तो प्रेशर नहीं था, तो उसके बिना तो कोई सवाल ही नहीं है सर कि घर के सपोर्ट के बिना और मम्मी पापा के बिना कुछ पॉसिबल भी है। तो बिल्कुल सबसे बड़ा योगदान तो मम्मी पापा का ही है, उसके बाद वो तो सर। बिल्कुल, उनका योगदान तो अपरंपार है भाई। हाँ सर। तो बहुत ऐसे गार्जियन होते हैं, बहुत ऐसे पेरेंट होते हैं जो अपने बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं कि 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, इनका सिलेक्शन हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन तुम्हारा नहीं हुआ। तो एक चीज समझ लीजिएगा, सब लोग विराट कोहली नहीं हो सकते हैं। क्रिकेट चाहे जितना खेलें, सबका अलग अलग फील्ड में भाई लिखा होता जो भी है। आपका जब होगा सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान नहीं होना। अच्छा, इंजीनियर अड्डा इस जर्नी के दौरान आपकी कितनी हेल्प किया? सर बहुत हेल्प किया है सर, मतलब इंजीनियर सर जब ओरिएंटेड होता है, जैसे जेई का मैं पढ़ रहा था, तो उसके लिए ओरिएंटेड कोचिंग है सर। तो इसमें जब भी आपको सिलेबस ये सब एनालिसिस प्लस क्वेश्चंस पीवाईक्यू ये सब बहुत बार देखा हूँ सर। मेरा तो मतलब बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच था पढ़ने का कि 1 घंटे पढ़ा, फिर मन नहीं लग रहा है तो आ गया यूट्यूब चैनल पे और खोल के कोई भी वीडियो देखने लगा, पुराना ही वीडियो देखने लगा, स्टिल जब पढ़ आप रहा हूँ। वीडियो देखते थे मेरी या किसी भी, रजत सर, हाँ आर के सर। सर, हमारी टीम किसी का, कैसा लगता था? क्या वो रिलीवेंट चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई थी? हाँ सर, वो रजत सर का भी किया हूँ। वो हाँ इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ा रहे थे तो हाँ, इन्वायरमेंट में ही पढ़ाया था। हाँ हाँ सर, आपका भी पढ़ा हूँ। हाँ। सबका पढ़ा हूँ सर। वीडियोस देखा हूँ, बहुत वीडियोस देखा हूँ सर। अच्छा, तो वाह यार। सर तो और एग्जाम के, बच्चों के, आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या उनके लिए दो चार शब्द की वो अच्छे से तैयारी करें 2025 के लिए? सर यही बोलूंगा कि अभी 2024 में जैसे मेरा खुद कुछ पता नहीं था कि क्या होगा, और मैं बहुत निराश था, जैसे वो अभी निराश है वैसे ही निराश था, और सोच रहा था पीएचडी वगैरह करने का। तो यही है सर, अगर अच्छे से किया हूँ प्रिपरेशन 4 मंथ्स, और 4 मंथ्स प्री तक, और उसके बाद तो प्री में अच्छे मार्क्स आ गए तो लगभग सिलेक्शन पक्का हो गया। तो 4 मंथ्स दिया सब कुछ तो सिलेक्शन हो ही गया। तो यही है कि डिमोटिवेट नहीं होना है, आप इधर उधर मत सोचिए, अगर पूरा अच्छे से लग जाइएगा तो होना ही है सिलेक्शन। यही सीट्स तो एसएससी जेई में अच्छे खासे आते ही है। डिमोटिवेट नहीं होना है सर, यही यही है कि स्ट्रगल है लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल के बाद ही सर असली खुशी है। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप, अगर बच्चों के बारे में बात किया जाए तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बच्चों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? एसएससी जेई के लिए जी जी। उसके कॉन्टेक्स्ट में बताया तो सबसे जरूरी तो बीएमसी है। और एस्टिमेशन सर असली खेल करता है, क्योंकि बीएमसी तो लगभग सबको आता है, लेकिन एस्टिमेशन गेम कर देता है सर। हाँ और बिल्कुल। प्री में भी बहुत गेम किया था इस बार एस्टिमेशन। और ये एस्टिमेशन हो गया, आरसीसी हो गया, ये सब जो सब्जेक्ट है। और स्टील भी सर बहुत इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कम ही है लेकिन उसके क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, बढ़िया बनते बढ़िया हैं। बनते हैं सर। इस बार मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे हाँ स्टील। हाँ। पता है, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट जैसे स्टील की बात कर लिया जाए, अब तो एसएससी ऐसा भी कर दिया है, चूंकि 3-4 दिन पेपर होता है, तो सारे सब्जेक्ट का वेटेज किसी न किसी पेपर में दे देता है। तो यस आप सर। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं अरे जाते। भाई, छोड़ना क्यों है गौरव? अभी हाँ हमारे सर। पास 8-9 महीने टाइम है, तो क्यों हाँ छोड़ना है अभी हमको? हाँ सर, इस बार तो बहुत टाइम है, हम लोग तो सर हाँ चार बिल्कुल। महीने प्रिपेयर की। हाँ और अगर सर। ये अभी से अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो प्री भी निकल जाएगा, और उसी के माध्यम से मेंस भी उनका निकल जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेट गौरव, आप आए, बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएं। और जिससे बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट देखने के बाद उनके अंदर कई चीजें सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से। गौरव ने बताया कि आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी के साथ साथ रिवीजन, आपके नोट्स, आपके सेल्फ नोट्स होने चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। जीएस पे आपको मेनली फोकस करना है। रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, तभी आप वहां, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन एक लिमिटेड होता है, उसी टाइम में जो खेल जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सारे पॉइंट पर यहाँ पर मैं गौरव से बात किया हूँ, बहुत बाखूबी से आपने आंसर बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। थैंक यू आप सर। आए, बच्चों के लिए आप इतना टाइम निकाले, और जब भी आप दिल्ली आएंगे तो जरूर बच्चों से एक बार रूबरू होंगे हम लोग। हाँ सर। ओके। हाँ सर, जरूर जरूर। थैंक यू, आई होप आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हाँ मेरे सर। दोस्तों, सेशन को एक बार लाइक करिएगा और इंजीनियर सड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।